संगीत की असौट तेज थी। मेहमानों के हंसने की आवाजें और शहनाइयों की गूंज हवा में तैर रही थी। 5 स्टार होटल का बैंक्वेट हॉल दुल्हन के लहंगे की तरह ही जगमगा रहा था और मंच पर वो खड़ी थी, मेरी पूर्व पत्नी प्रिया। उसके चेहरे पर वो ही झूठी मासूम मुस्कान थी जिसने 10 साल पहले मेरा सब कुछ छीन लिया था। आज वो एक बहुत बड़े उद्योगपति रोहन खन्ना से शादी कर रही थी। लोग तालियां बजा रहे थे, उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, इस बात से अनजान कि यह पूरा रिश्ता एक बहुत बड़े धोखे और चोरी की नींव पर खड़ा है। मैं चुपचाप भीड़दा के पीछे खद्दा सब देख रहा था। मेरे साधारण कपद्धे इस चमक दमक वाली महफिल में किसी को नजर नहीं आ रहे थे। जब वरमाला की रस्म पूरी हुई और मिठाई खिलाने का दौर शुरू हुआ, मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया। मैं धीरे धीरे मंच की ओर चलने लगा। हर कदम के साथ मेरे कानों में शहनाई की आवाज धीमी पद्धति जा रही थी और मेरे दिल में जल रही आग की लपटें ऊंची हो रही थीं। जैसे ही प्रिया की नजर मुझ पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी मुस्कान बर्फ की तरह जम गई और आंखों में एक गहरा खौफ उतर आया। दूल्हे, रोहन ने उसके चेहरे का भाव देखकर मेरी तरफ देखा। ये कौन है प्रिया? उसने पूछा। उसकी आवाज में शक था। प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। मैं मंच पर चढ़ा, सीधा माइक के पास गया और उसे अपनी तरफ घुमाया। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। सब मुझे घूर रहे थे। मैंने गहरी सांस ली, अपनी आवाज में 10 साल का दर्द और नफरत समेटते हुए सिर्फ एक लाइन कही। मैं बस दूल्हे को यह बताने आया हूं कि जिस बेशकीमती हीरे की अंगूठी को वो अपनी दुल्हन की कामयाबी की निशानी समझ रहा है, वो असल में मेरी चोरी हुई किस्मत और मेहनत का सबूत है। मेरी यह बात खत्म होते ही हॉल के दरवाजे पर पुलिस की एक टीम अंदर दाखिल हुई। प्रिया की दुनिया, जो उसने मेरे खंडहरों पर बनाई थी, कांपने लगी थी। उसे लगा था कि उसने मुझे हमेशा के लिए मिटा दिया है, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि जिसे उसने दफनाया था वो एक बीज था। आप सोच रहे होंगे कि एक पति अपनी ही पूर्व पत्नी की सबसे बड़ी खुशी के दिन को इस तरह बर्बाद क्यों करेगा। इस नफरत की कहानी प्यार की स्याही से लिखी गई थी, और यह समझने के लिए कि आज यह सब क्यों हुआ, हमें 10 साल पीछे जाना होगा। उस दिन जब मैं उसकी आंखों में सिर्फ मोहब्बत देखता था, धोखा नहीं। 10 साल पहले हमारी दुनिया उस जगमगाते होटल जैसी नहीं थी। वो 2 कमरों के एक छोटे से किराए के मकान में सिमटी हुई थी। उन दीवारों पर अमीरी की चमक नहीं बल्कि हमारे सपनों की रोशनी थी। मैं रवि, एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम करने वाला एक साधारण सॉफ्टवेयर डेवलपर था, और प्रिया मेरी दुनिया का केंद्र थी। मुझे लगता था कि हमारा प्यार हर मुश्किल से बढ़ा है, हर दौलत से कीमती है। मैं घंटों अपने लैपटॉप पर झुका रहता, एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर काम करता जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। वो सिर्फ कोड नहीं था, वो हमारे भविष्य का नक्शा था। मैंने प्रिया को समझाया था, बस कुछ और महीने प्रिया, एक बार ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। प्रिया मेरे पास बैठती, मेरे बालों में उंगलियां फिराती और कहती, रवि, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, बस तुम मेरे साथ रहो, यही काफी है। उसकी बातें शहद की तरह मीठी थीं, और मैं उन पर आंखें बंद करके विश्वास करता था। मैं इतना भोला था कि यह देख ही नहीं पाया कि उसके परिवार की नजरें हमेशा हमें तौलती रहती थीं। जब भी उसके माता पिता हमारे घर आते, उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ तिरस्कार होता था। उनकी बातें किसी जहर बुझे तीर की तरह होती थीं। उसकी मां कहती, प्रिया, तूने अपनी जिंदगी इस छोटे से पिंजरे में कैद कर ली है। तेरी सहेलियों को देख, कहां से कहां पहुंच गईं। उसके पिता मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछते, लेकिन उनकी दिलचस्पी मेरी मेहनत में नहीं, उससे मिलने वाले पैसों में होती थी। धीरे धीरे उनके जहर का असर प्रिया पर होने लगा। वो अब मेरे पास घंटों नहीं बैठती थी। अब वो महंगी शादियों और गहनों के विज्ञापनों में खोई रहती। हमारी बातचीत अब सपनों से हटकर जरूरतों और शिकायतों पर आ गई थी। वो कहती, रमा के पति ने उसे एक नई कार दी है, हम कब तक इस पुरानी मोटरसाइकिल पर धक्के खाते रहेंगे।
मैं उसे समझाता, थोड़ा सब्र करो प्रिया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि उसका सब्र का बांध टूट चुका था। वो अब मुझसे मेरे प्रोजेक्ट के बारे बारे में ज्यादा पूछने लगी थी। कितना काम बाकी है, इसे कौन खरीदेगा, पैसे कब तक मिलेंगे। उसके सवालों में अब फिक्र नहीं, सिर्फ लालच की भूख थी। मैंने अपनी हर एक फाइल, हर एक पासवर्ड, अपनी आत्मा की हर एक कुंजी उसके हाथों में सौंप दी थी, यह सोचकर कि वो मेरी हमसफर है, मेरी ताकत है। मुझे क्या पता था कि मैं अपनी तबाही के दस्तावेज पर खुद ही दस्तखत कर रहा था। जिस दिन मेरी दुनिया उजड़ी, उस दिन मैं 7वें आसमान पर था। मैंने अपने प्रोजेक्ट का फाइनल मॉड्यूल पूरा कर लिया था। सालों की मेहनत, रात रात भर जागना, सब कुछ सफल होने वाला था। मैंने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले ली, रास्ते से प्रिया के पसंदीदा मोगरे के गजरे और मिठाई खरीदी। मैंने सोच लिया था कि आज रात हम जश्न मनाएंगे। मैं उसे बताऊंगा कि हमारे सारे बुरे दिन अब खत्म हो गए। मैं दरवाजा खोलकर अंदर आया और आवाज दी, प्रिया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, मैं कमरा ना हूं। मगर घर में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो किसी के चले जाने के बाद रह जाती है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं बेडरूम की तरफ भागा। अलमारी खुली हुई थी और अंदर खालीपन मुंह चिढ़ा रहा था। उसके कपड़े, उसकी तस्वीरें, उसकी हर एक निशानी गायब थी, जैसे वो कभी इस घर में थी ही नहीं। तभी मेरी नजर बिस्तर पर रखे एक कागज पर पड़ी। वो एक खत था, उसके हाथ का लिखा हुआ। मेरे कांपते हुए हाथों ने उसे उठाया। उसमें कोई अफसोस नहीं था, कोई माफी नहीं थी, सिर्फ ठंडे बेरहम शब्द थे। रवि, उसने लिखा था, मैं तुम्हारे इन खोखले सपनों के सहारे और नहीं जी सकती। प्यार से पेट नहीं भरता और न ही घर का किराया जाता है। मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए जो तुमने कभी मुझे दी ही नहीं और न ही कभी दे सकते हो। मुझे भूल जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। मेरे हाथ से गजरा और मिठाई का डिब्बा छूटकर बिखर गया। मोगरे की खुशबू अब घुटन दे रही थी। मैं अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि मेरा फोन बजा। मेरे बॉस की कॉल थी। उनकी आवाज में गुस्सा था। रवि, तुमने यह क्या किया? तुमने कंपनी को बेच दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने बताया कि मेरे प्रोजेक्ट का पूरा सोर्स कोड हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर खन्ना इनोवेशंस को लीक हो गया है और सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। मेरे ही कंप्यूटर से फाइलें ट्रांसफर हुई थीं। मैंने हकलाते हुए कहने की कोशिश की, सर, यह मैंने नहीं किया। मेरी पत्नी, वो मुझे छोड़ दचकर चली गई है। लेकिन मेरी बात किसी फिल्म की घिसी पिटी कहानी लग रही थी। मुझे उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया गया। एक ही शाम में मेरी मोहब्बत, मेरी मेहनत, मेरी इज्जत, मेरा काम, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था। मैं उस खाली घर में अकेला बैठा था, जिसकी हर दीवार मुझे मेरे अपने ही भरोसे की हंसी उठा रही थी। अगले कुछ महीने धुंध में बीते। मैं सड्ढीकों पर भटकता रहा। नौकरी से निकाले जाने और कॉरपोरेट जासूसी के इल्जाम के बाद मुझे कहीं और काम मिलना नामुमकिन था। मेरा घर छूट गया, मेरे दोस्त छूट गए। मैं कभी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोता, तो कभी किसी गुरुद्वारे के लंगर में पेट भरता। मेरे अंदर का स्वाभिमान मर चुका था, बस सांसें चल रही थीं। हर रात प्रिया का हंसता हुआ चेहरा और उसके लिखे वो बेरहम शब्द मेरे जहन में हथौड़े की तरह बजते थे। एक रात मैं शहर को जोधने वाले पुराने पुल पर खड़ा था। नीचे नदी का काला पानी मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मुझे लगा, बस एक छलांग और यह सारा दर्द, ये सारा अपमान खत्म हो जाएगा। प्रिया को जो चाहिए था वो उसे मिल गया। मेरी कहानी खत्म हो चुकी थी। मैं उस अंधेरे में डूबने ही वाला था कि तभी पुल के दूसरी तरफ एक आलीशान रेस्टोरेंट की चमचमाती रोशनी पर मेरी नजर पड़ी और शीशे की दीवार के पार मैंने उसे देखा। प्रिया, वो एक डिजाइनर सादी में किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। उसके गले में हीरो का हार चमक रहा था और उसके साथ बैठा था एक आदमी जिसके हाथ में प्रिया का हाथ था। वो कोई और नहीं बल्कि रोहन खन्ना था, खन्ना इनोवेशंस का मालिक। वो दोनों हंस रहे थे। उनकी हंसी की गूंज मुझ तक नहीं पहुंच रही थी।
लेकिन उसे देखकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। वो मेरी बर्बादी पर अपनी खुशी का महल बना रहे थे। उस एक पल में मेरे अंदर का सारा दर्द, सारा दुख भाप बनकर उड़ियच गया और उसकी जगह एक जलते हुए लावे ने ले ली। वो लावा नफरत का था, इंतकाम का था। मेरे आंसू सूख गए और मेरी मुट्ठियां भींच गईं। नहीं, मैं मर नहीं सकता। अगर मैं मर गया तो यह उनकी जीत होगी। उन्हें यह जश्न मनाने का हक नहीं है। मैंने उसी पल फैसला कर लिया। मैं अपनी जिंदगी खत्म नहीं करूंगा। मैं उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाऊंगा। मैं उनसे वो सब कुछ वापस छीन लूंगा जिसे वो अपना कहते हैं। उनकी दौलत, उनकी इज्जत, उनकी झूठी हंसी। मैं उन्हें उस दर्द का एहसास कराऊंगा जो उन्होंने मुझे दिया है, और वो भी 100 गुना ज्यादा। मैं उस पुल से नीचे नहीं उतरा। मैं एक नई आग लेकर उतरा। रवि मर चुका था। अब जो जिंदा था वो सिर्फ एक बदला था। इंतकाम की आग में तपकर इरादे फौलादी हो जाते हैं। मैंने सड्ढकों पर रहना छोड़ दश दिया और एक गंदी सी चौल में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। दिन में मैं एक ढाबे पर बर्तन मांजता ताकि पेट भरने और कमरे का किराया देने लायक पैसे कमा सकूं, और रात में मैं अपनी असली लड्ढाई लड्ढाता। मैं रात भर एक सस्ते से इंटरनेट कैफे में बैठा रहता, जहां शोर और सिगरेट के धुएं के बीच मैं अपनी नई पहचान बना रहा था। मैंने विदेशी क्लाइंट्स के लिए छोटे मोटे कोडिंग के प्रोजेक्ट्स लेने शुरू कर दिए। उन लोगों को मेरे अतीत से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें सिर्फ मेरे काम से मतलब था। हर कीबोर्ड की टक टक की आवाज मेरे लिए हथौड़े की चोट जैसी थी, जो मैं प्रिया और रोहन की किस्मत पर मार रहा था। मैं सोता नहीं था। मैं बस अपनी आंखें बंद करके उनके हंसते हुए चेहरों को याद करता था। वही मेरी ताकत थी। वही मेरा जुनून था। मैंने हर एक रुपया बचाया। जहां दूसरे अपनी कमाई उड़ ढाते, मैं अपनी नफरत को खाद पानी देता। साल बीतते गए। छोटे छोटे प्रोजेक्ट से मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। ये एक सिक्योरिटी प्रोग्राम था जो किसी भी सिस्टम को हैक होने से बचा सकता था, और इसी प्रोग्राम ने मेरी किस्मत का दरवाजा खोला। एक दिन मेरे पास एक पुराने अनुभवी उद्योगपति श्री वर्मा का फोन आया। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में एक बड़ा धोखा खाया था, और शायद इसीलिए उन्होंने मेरे काम में छुपी आग को पहचान लिया। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, तुम्हारे काम में सिर्फ टैलेंट नहीं, एक जुनून है। ये किसी ऐसे इंसान का काम लगता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए पूरी दुनिया है। उन्होंने मेरी कहानी नहीं पूछी, बस मेरे भविष्य पर दांव लगाया। उन्होंने मेरे छोटे से प्रोजेक्ट में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। उस दिन फीनिक्स टेक्नोलॉजीज की नींव रखी गई। फीनिक्स, वो पक्षी जो अपनी ही राख से दोबारा जिंदा होता है। अगले 5 सालों में फीनिक्स टेक्नोलॉजीज देश की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक बन गई। मैं अब रवि नहीं था। दुनिया मुझे यार डॉक्टर हेके के नाम से जानती थी, एक रहस्यमयी और कामयाब सीईओ। मेरे पास अब वो सब कुछ था जो प्रिया ने हमेशा चाहा था, पैसा, पावर, शोहरत। लेकिन मेरे लिए यह दौलत मंजिल नहीं थी। यह सिर्फ एक हथियार था। अब समय आ गया था उस हथियार को चलाने का। शिकार अपनी खुशियों में मग्न था और शिकारी साए में रहकर सही वक्त का इंतजार कर रहा था। दौलत और ताकत जख्म नहीं भरते, लेकिन बदला लेने का सबसे अच्छा रास्ता जरूर दिखाते हैं। मैंने देश के सबसे बेहतरीन प्राइवेट जासूसों की एक टीम को काम पर लगाया। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, प्रिया, रोहन खन्ना और उसके पूरे परिवार की जिंदगी को एक खुली किताब की तरह मेरे सामने रख देना। मैं सिर्फ 10 साल पहले हुए धोखे का सच नहीं जानना चाहता था। मैं उनकी हर एक सांस का हिसाब चाहता था, और जो सच सामने आया वो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा घिनौना था। जासूसों ने वो सबूत ढूंढ निकाले जो वक्त की धूल में दबे हुए थे। उन्होंने बैंक की वो रसीदें खोज निकाली जिनसे पता चला कि जिस दिन मुझे नौकरी से निकाला गया था, उसके ठीक 2 दिन बाद खन्ना इनोवेशंस की तरफ से एक बहुत बड़ी रकम प्रिया के पिता के अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। यह सिर्फ प्रिया का धोखा नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। उसके पूरे परिवार ने मिलकर मुझे फंसाया था। उन्होंने अपनी बेटी का इस्तेमाल मेरी मेहनत,
मेरे सपने, मेरी जिंदगी को चुराने के लिए किया था। इस सच ने मेरे अंदर की आग को और भड़का दिया। अब यह सिर्फ प्रिया से बदला नहीं था, यह उस पूरे खानदान से बदला था जिसने अपनी झूठी शान के लिए मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। और फिर मुझे वो खबर मिली जिसका मुझे इंतजार था। प्रिया और रोहन खन्ना की शादी। यह शहर की सबसे बड़ी शादी होने वाली थी। हर बड्डा, अखबार, हर न्यूज चैनल इसे कवर करने वाला था। उस दिन प्रिया दुनिया की नजर में सबसे ऊंचाई पर होती और मैंने तय कर लिया था कि मैं उसे उसी ऊंचाई से जमीन पर पटकूंगा। मैंने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। शादी से ठीक एक हफ्ता पहले मेरी कंपनी फीनिक्स टेक्नोलॉजीज ने मार्केट में एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जो खन्ना इनोवेशंस के सबसे सफल प्रोडक्ट का एक बेहतर और सस्ता वर्जन था। उनका वो प्रोडक्ट जो मेरे ही चोरी किए हुए कोड पर बना था। रातों रात खन्ना की कंपनी के शेयर गिरने लगे। उनका आर्थिक साम्राज्य हिलने लगा था। मैंने सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए और उनसे बस एक ही गुजारिश की, सही वक्त पर सही जगह पहुंचने की। वो वक्त था शादी का दिन और वो जगह थी शादी का मंडप। अब सारी मोहरें अपनी अपनी जगह पर थीं। खेल मेरा था और शाह और मात भी मुझे ही देनी थी। शादी वाले दिन मैंने अपनी सबसे साधारण शर्ट पहनी। मुझे उस झूठी चमक दमक का हिस्सा नहीं बनना था जिसे मैं मिटाने जा रहा था। जब मैं उस आलीशान होटल के हॉल में दाखिल हुआ तो एक पल के लिए मुझे 10 साल पहले वाला रवि याद आया। वो रवि जो ऐसे ही एक महल में प्रिया के साथ रहने के सपने देखता था। लेकिन आज मेरे दिल में कोई सपना नहीं था, सिर्फ एक मकसद था। मैं मेहमानों की भीड़ से गुजरता हुआ सीधा मंच की तरफ बढ़ने लगा। शहनाई की आवाज धीमी पर डच गई। लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई। जैसे ही प्रिया ने मुझे देखा, उसके हाथ से मिठाई की प्लेट छूटकर गिर गई। उसके पिता गुस्से से मेरी तरफ लपके, लेकिन दूल्हे रोहन खन्ना ने उन्हें हाथ से रोक दिया और खुद आगे आया। उसकी आंखों में घमंड था। कौन हो तुम? उसने अकद्दाकर पूछा। और किसकी इजाजत से यहां अंदर आए हो? मैंने उसे नजरअंदाज करके सीधा प्रिया की आंखों में देखा, जिनमें अब खौफ साफ झलक रहा था। पहचाना नहीं प्रिया? मैं तुम्हारे अतीत का वो पन्ना हूं जिसे तुमने फाड़ दच कर फेंक दिया था, लेकिन तुम ये भूल गई कि कहानी अभी बाकी थी। प्रिया हकलाने लगी। मैं मैं नहीं जानती तुम्हें। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। मैं मुस्कुराया। यह उसकी आखिरी झूठी कोशिश थी। मैं माइक के पास गया और हॉल में गूंजती खामोशी को अपनी आवाज से चीर दिया। रुकिए, मैंने कहा। मैं खुद चला जाऊंगा। मैं तो बस दूल्हे को बधाई देने आया था। बधाई हो रोहन, तुम एक ऐसी औरत से शादी कर रहे हो जिसने अपना भविष्य बनाने के लिए अपने पति की जिंदगी को ही दांव पर लगा दिया। मैंने रुककर उसे देखा और फिर अपनी वो लाइन बोली जिसके लिए मैं 10 सालों से इंतजार कर रहा था। जिस बेशकीमती हीरे की अंगूठी को तुम इसकी कामयाबी समझ रहे हो, वो असल में मेरी चोरी हुई किस्मत और मेहनत का सबूत है। ये औरत, इसके परिवार और तुम सबने मिलकर 10 साल पहले मेरा कोट चुराया, मुझे बर्बाद किया और मुझे सडरिए चेक पर फेंक दिया। हॉल में हंगामा मच गया। रोहन अविश्वास से प्रिया को देख रहा था। ये क्या कह रहा है प्रिया? इससे पहले कि प्रिया कोई और झूठ बोलती, हॉल के दरवाजे खुले और पुलिस अंदर आ गई। इंस्पेक्टर सीधा मंच पर आया। प्रिया शर्मा, उनके पिता श्री अशोक शर्मा और रोहन खन्ना, आप तीनों को कॉरपोरेट जासूसी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस प्रिया के हाथों में हथकड़ियां पहना रही थी। उसके महंगे लहंगे पर लोहे की ठंडक रेंग रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ नफरत थी। उसे ले जाया जा रहा था और मैंने जाते जाते उसके कान में धीरे से कहा। मैंने कहा था, प्रिया, मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। यह तुम्हारी असली जगह है। उस रात के बाद शहर के हर अखबार की सुर्खी पर सिर्फ एक ही कहानी थी। एक अरबपति की शादी कैसे एक पल में उसकी बर्बादी का तमाशा बन गई। कैमरों की फ्लैशलाइट में जब प्रिया को पुलिस की गाड़ी में बिठाया जा रहा था तो उसके चेहरे पर वो घमंड नहीं था,
सिर्फ हार थी। उसके परिवार की सारी इज्जत, जिसके लिए उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, एक ही रात में मिट्टी में मिल गई। कानूनी लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चली। मेरे दिए हुए सबूत इतने मजबूत थे कि उनके पास झूठ बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। प्रिया और उसके पिता को धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के लिए कई सालों की जेल हुई। रोहन खन्ना की कंपनी दिवालिया हो गई और उसे भी जेल जाना पड़ा। मेरा चुराया हुआ सॉफ्टवेयर कानूनी तौर पर फिर से मेरा हो गया। न्याय हुआ, और ऐसा हुआ कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया। कई महीने बीत गए। आज मैं अपनी कंपनी की सबसे ऊंची मंजिल पर अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर शहर को देख रहा हूं। फीनिक्स टेक्नोलॉजीज अब देश की सबसे बड़ी कंपनी है। मेरे पास वो सब कुछ है जिसके लोग सपने देखते हैं, लेकिन मेरे दिल में जीत का कोई जश्न नहीं है। इंतकाम की जो आग 10 सालों से मेरे अंदर जल रही थी, वो अब बुझ चुकी है, और उसकी जगह अब एक सुकून भरी शांति है। बदला लेना मेरा मकसद नहीं था, वो तो बस एक सफर था अपने स्वाभिमान को वापस पाने का। मैंने उन्हें सजा दी, इसीलिए नहीं कि मुझे उनकी बर्बादी देखकर खुशी मिलती, बल्कि इसलिए ताकि दुनिया में कोई और रवि किसी और प्रिया के हाथों अपनी जिंदगी ना हारे। कभी कभी मैं उस पुराने 2 कमरों वाले घर के सामने से गुजरता हूं, जहां मेरी दुनिया शुरू और खत्म हुई थी। अब मुझे वहां दर्द महसूस नहीं होता। मुझे बस एक सबक याद आता है कि जब कोई आपका सब कुछ छीन ले, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो आप टूट कर बिखर जाए, या फिर अपनी राख से दोबारा खड़े होकर एक ऐसा साम्राज्य बनाए ईश्वाई कि आपको तोड़ ढहने वाले आपकी ऊंचाइयों को देखकर ही जलकर राख हो जाए। मेरा अतीत अब एक बंद किताब है। मेरा बदला पूरा हो चुका है। अब वक्त है एक नई कहानी लिखने का, एक नई शुरुआत करने का।